तो भाई अभी हम लोग समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ बच्चों को मैंने क्लास 9th में थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस पढ़ा दिया था, तो ज़रा बताओ फिर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब बाय द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उससे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस को समझें, उससे पहले ज़रा ये समझो कि आप लोग कोई चीज़ लिविंग है, मतलब किसी चीज़ के अंदर जान है या नहीं है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये चीज़ें कैसे समझोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी लाइफ प्रोसेस अगर आप समझना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला अगर दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि यार हम लोग कैसे समझ सकते हैं कोई चीज़ जिंदा है या कोई चीज़ जिसके अंदर लाइफ नहीं है, ठीक है, या फिर निपट गई या फिर जो भी, ठीक है। तो कैसे समझोगे कि किसी चीज़ के अंदर लाइफ है। आप बताओ आयुष, अच्छा नहीं रुद्रांश, आप बताओ। अगर वो सांस ले रही है, ये मतलब वो सांस नहीं लेनी चाहिए, मतलब हर चीज सांस नहीं लेती। हर चीज़ सांस नहीं लेती है, तो फिर क्या हो सकता है। आप बताओ आयुष, आप कैसे समझोगे कोई चीज़ जिंदा है। अरे कुछ तो बताओ, चलता फिरता दिखना चाहिए, हिलता डुलता दिखना चाहिए, सांस लेता दिखना चाहिए, खाना खाते पीते ऐसा कुछ तो होगा। लिविंग होना चाहिए। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि लिविंग होगा। लिविंग होना चाहिए, पता चलेगा। हाँ आप बताओ आयुष। टच करने पे रिएक्ट करना चाहिए उसने, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि टच करने पे रिएक्ट करना चाहिए, आप बोल रहे हो सांस लेना चाहिए। आप बताओ ज़रा। हाँ सुरित, चैट जीपीटी से पूछ लेंगे। हाँ कैसे, हाँ हिलना चाहिए, हाँ ठीक है, मतलब मूविंग होना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए उसने, ठीक है, उन्होंने भी अपनी तरह सही बताया। हाँ आप बताओ अवनी। सांस लेना चाहिए उसने, ठीक है। ये पेड़ पौधे सांस ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे तो मतलब जिंदा नहीं है ये। अरे भाई वो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कि वो क्यों नहीं दिख रहा है हमको, कि वो सांस ले रहे हैं वो भी, मतलब जो भी हैं जिंदा, अगर कोई है लिविंग है तो सांस ले रहा होगा, बट वो मूवमेंट आपको, जो सांस लेने वाली जो मूवमेंट है ना, वो ज़रूरी नहीं कि आपको विजिबल हो, क्योंकि कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आसपास होंगे तो दिख भी नहीं रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, आपका भी आप बताओ भाई एबिगेल, क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग या फिर डेड। हाँ आप बताओ ज़रा। क्या भाई, मतलब कुछ तो आइडिया लगाओ, कैसे बोल पाओगे कोई चीज़ जिंदा है। रेस्पिरेशन होना चाहिए, सिर्फ रेस्पिरेशन से काम चल जाएगा। चलो ठीक है, आज हम लोग ना कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो चीज़ें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ तो इसमें प्लांट और एनिमल दोनों आ गए, प्लांट एंड एनिमल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ज़रूरी है, और अगर वो चीज़ें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रही होंगी तो डेफिनेटली है कि फिर वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में चल जाएगा। आ रही बात समझ में। जैसे आप लोगों ने जो जो चीज़ें बताई, जैसे आपने बोला कि भाई उसके अंदर रेस्पिरेशन होना चाहिए, आपने बोला ना एक कि रेस्पिरेशन होना चाहिए, तो यस ये बात ठीक है कि रेस्पिरेशन होना चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। रेस्पिरेशन अगर हो रहा है इसका मतलब कि वो जिंदा है, ठीक है। बट हर रेस्पिरेशन आपको नोटिसेबल हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जैसे प्लांट्स भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं बट उनका रेस्पिरेशन आपके लिए नोटिसेबल नहीं है। मतलब अगर आप प्लांट के सामने खड़े हो जाओ तो ये नहीं कि वो सांस ले रहा है और आपको हवा आ रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा रेस्पिरेशन क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने वो
चीज़ें पढ़ी हुई, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में एक अलग मतलब एक फंक्शन है जिसमें वो क्या कर रहा है, फूड की प्रिपरेशन कर रहा है, बट उस समय भी तो मतलब ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है और CO2 ले रहा है ना। तो मतलब एक प्रोसेस तो हो ही रही है ना जिसमें वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो जो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो इतना नोटिसेबल नहीं है। हाँ, एनिमल्स में वो आपको पेट हिलता हुआ दिख जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई डॉग सो रहा है, वो सांस ले रहा है, ठीक है, तो उसका पेट हिलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जिंदा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या खाना जब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग मतलब सभी लोग, प्लांट्स एनिमल्स सब लोग खा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो बिना खाना खाए जिंदा रह जाए? हो सकता है ऐसा, जो अपना खाना मतलब जिसको खाने की ज़रूरत पड़ती ना हो? मुझे लग रहा था ऐसा लेकिन अभी मैंने बताया फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो इसका मतलब अच्छा जो खाना होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद तीसरी चीज़ है जो यूजुअली मतलब एक तो हो गया न्यूट्रिशन, एक हो गया रेस्पिरेशन, और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन। अब ज़रा इस चीज़ को समझो, जैसे मान लो आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं मालूम है, जिनके पास एक ही सेल है, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक ही सेल है और वो एक ही सेल में सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। जितना भी उनका फंक्शन है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे जो भी हो, जो भी फंक्शन हो, वो एक ही सेल से कर रहे हैं। तो उनमें जो मोस्टली चीज़ें होती हैं वो डिफ्यूज़न से हो जाती हैं। जो मैं वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, जो कि मैं अभी आगे समझाऊंगा अभी। डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस का लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब सॉरी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, ठीक है। तो उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाकर के स्प्रेड हो जाने जो वाली जो प्रोसेस होती है उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें चाहे रेस्पिरेशन हो चाहे न्यूट्रिशन हो, वो किससे हो रहा है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से हो रहा है। क्या आप लोग या जो बाहर आप लोगों को प्लांट्स दिख रहे हैं या फिर जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं, क्या वो यूनिसेलुलर हैं? वो है मल्टी सेलुलर। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास हर एक चीज़ के लिए एक सेपरेट ऑर्गन बना हुआ है। समझ में आ रही बात अभी? जैसे सांस लेने के लिए नाक है, खाने के लिए मुंह है, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। बात समझ में आ गई अभी? अच्छा, जब आप लोगों ने खाना खाया तो वो आपकी बॉडी में इधर उधर जा करके जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपकी बॉडी में हर एक जगह पे लगने चाहिए। तो वो आपकी बॉडी में फैलेंगे कैसे? आपके हर बॉडी पार्ट्स तक, क्योंकि खाना मुंह से खा रहे हो आप और जा रहा है वो पेट में और वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन हो जा रहा है पूरा, ठीक है। बट काम आप हाथों से कर रहे हो, देख आँखों से रहे हो, सोच दिमाग से रहे हो, ठीक है, चलना फिरना पैर से हो रहा है, ठीक है। तो जो फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो वो तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपका फूड नहीं गया। तो आपकी बॉडी में एक मैकेनिज़्म है जो उस पूरे फूड को, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में उसको लेकर के रन करता है। तो वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ में आ रहा है अभी? ट्रांसपोर्टेशन। और ये ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है ये? तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। और जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो जाइलम एंड फ्लोएम, दो अलग अलग वेसल्स हैं, उसमें सेल सैप होता है जिसके थ्रू जो भी उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब समझो,
खाना खा लिया है, सांस भी ले ली, खाने का ब्रेकडाउन भी हो गया, और ये आपकी पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाकर के फैल भी गए हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो आपने खाना खाया ना, उसमें बहुत सारा मटेरियल ऐसा होगा जो न्यूट्रिएंट नहीं होगा, जैसे जो कि वेस्ट एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से फिर जनरेट होगा, या फिर जो कन्वर्ट होकर के जनरेट होगा, उसका जो भी एसेंशियल जो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी था वो हमने उसको यूज़ कर लिया। अब उसमें जो ऐसा मैटर बचा हुआ है जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो बॉडी से बाहर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है। अच्छा, ज़रूरी है या नहीं है? जैसे रेस्पिरेशन ज़रूरी था, जैसे न्यूट्रिशन ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, ऐसे ही एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है। तो वो जो प्रोसेस है ना, जिससे हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भाई, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग रहने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपने किसी का सांस लेना बंद कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। किसी का आपने खाना बंद कर दिया, किसी को खाना देना बंद कर दिया, कुछ टाइम में वो भी डेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टोरीज ऐसी बहुत ज़्यादा चलती हैं कि कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इतने महीनों तक, इतने सालों तक खाना नहीं खाया। संत लोग होते हैं, नहीं, अच्छा, आप लोगों ने अगर ऐसी स्टोरी सुनी है तो मान लेना कि ऐसे होते होंगे, बट हम ऐसे नहीं हैं। हमारे बस की नहीं, बस की भी होगी, ठीक है, चलेगा, बट हमको ऐसा बनना ही नहीं है। उस चीज़ के लिए आप ट्राई मत करना, क्योंकि ये मान करके चलो कि ये सारी चीज़ें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं। इवन मतलब चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, ठीक है। क्या हुआ, कुछ पूछना है? क्या? हाइबरनेशन में जो एनिमल्स जाते हैं, जैसे एक फ़िश भी होती है, कुछ टॉर्टोइज भी हैं, टर्टल्स भी हैं, जो कि हाइबरनेशन में जाते हैं। सो वो उस टाइम ड्यूरेशन में अपनी एनर्जी को मिनिमम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी, अच्छा, उनको एनर्जी कहाँ से मिली होगी? खाना खाया हुआ तभी तो मिली होगी ना, ठीक है। सो उस टाइम ड्यूरेशन में वो एनर्जी, हाइबरनेशन में क्या है, वो बिल्कुल पड़े हुए हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। कुछ लंबे टाइम तक वो पूरे फ्रीज़ हो गए हैं, बर्फ़ में ने उनको पूरा वो कर दिया है, ठीक है। इतनी कम एनर्जी यूज़ करें कि उनका सिर्फ हार्ट जो है बहुत धीरे धीरे करके पंप कर रहा है, और वो भी इतना ही पंप कर रहा है जिसमें जिंदा रह जाए, ठीक है। क्योंकि एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद, जैसे 2 महीने या 3 महीने के बाद, जब वहाँ का एरिया या फिर वो एटमॉस्फेयर ठीक होगा तो वापस वो ज़िंदा होंगे, ठीक है। बट अगर उन्होंने खाना ही खाना बंद कर दिया होगा ना, तो भाई साहब अपने हाइबरनेशन के टाइम के लिए जो एनर्जी उनकी रिक्वायरमेंट थी ना, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है और एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं भाई, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपका ब्लड अपने आप से सर्कुलेट कर रहा है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके स्टमक से रिलीज़ हो रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दे रहा है। बात आती है एक्सक्रीशन की, तो भाई एक्सक्रीशन को आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, बट ये सोच लो कि नहीं, ये तो गलत चीज़ है, अब से करना ही नहीं है, तो भाई साहब पॉइजनस हो जाता ही है, ठीक है। मतलब जिन लोगों, अरे अगर कभी आप लोगों को पता चला ना, जिन लोगों को दिक्कत होती है ना एक्सक्रीशन में, पता नहीं शायद कब्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, या कभी कभी किसी को यूरिन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेकिन जिनको होती है ना बेटा, उनको ना फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और इनमें से कोई भी चीज़, मतलब जैसे रेस्पिरेशन या फिर न्यूट्रिशन की अगर कभी दिक्कत हो जाए, तो सब चीज़ों में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जैक्टली ये जो चीज़ें हमने देखी अभी, अच्छा, ये मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और हम लोग अदर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ेंगे और फिर ह्यूमन में भी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है अभी? ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी लिविंग और मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के लिविंग रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब। खाना आपने खाया, उसको कंज्यूम किया, उसकी जो एनर्जी थी उसको यूज़ कर लिया, ठीक है।
अब दोबारा खाना खाओगे, फिर उससे एनर्जी लोगे, उसको यूज़ करोगे। एक बार आपने सांस ली, वो सांस आपकी पूरी बॉडी में गई, वहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, अब फिर दोबारा सांस लोगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये जो प्रोसेसेस हैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब ऑफ बॉडी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब ऑफ organisms for their survival is known as life process. अभी बताओ जरा, लाइफ प्रोसेस समझ में आया कि होता क्या है, ठीक है। ये मेंटेनेंस, सर एक अभिनव और मेरा टॉपिक था। हाँ बताओ। सर ह्यूमंस जाते हैं हाइबरनेशन में? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी को ऐसा जाते हुए देखा नहीं है, बट हाँ कहानियाँ तो हैं ऐसी बहुत सारी कि लोग हिमालय में जा कर के चले जाते हैं, ठीक है, बट भाई अभी तक कोई ऐसा प्रूवन साइंस तो नहीं है। सर वापस आएंगे हिमालय से? हिमालय में जो चला गया उसको वापस वेट कौन करता है उसका? मतलब जो लोग हिमालय में ऐसे संन्यास लेके चले जाते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं अपने संन्यास पे, और क्या, फिर उनको देश दुनिया से इतना मतलब रहता नहीं है। वैसे आप लोग अगर संन्यास में भी जाओगे ना तो ये चीज़ें तो करते रहना, ठीक है। ये रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, एक और चीज़ है जो कि लाइफ प्रोसेस का पार्ट। किसकी? ठीक है ठीक है, सर्वाइवल। और भी चेक कर लेना क्योंकि मेरे को थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है मेरे से। हाँ, सो एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और उसको हम लोग अलग चैप्टर है अपने पास, तो उसको हम लोग तब अलग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो मेन लाइफ प्रोसेस हैं वो ये हैं, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जरा एक एक चीज़ को डेफिनेशन के साथ। सो न्यूट्रिशन पहला है हमारे पास, न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन क्या होता है? नहीं, इनटेक ऑफ फूड। क्या? इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ food from outside the body to inside by organisms is known as nutrition. Is known as nutrition. समझ में आ रहा है अभी? इनटेक ऑफ फूड। अच्छा, ये जो न्यूट्रिशन है ये यूजुअली मतलब मेनली जो, और जिसका आप इनटेक कर रहे हो ना, द सब्सटेंस विच वी इनटेक, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको फूड बोलते हैं। जिस सब्सटेंस को आप इनटेक कर रहे हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस सब्सटेंस को इनटेक कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे। और यूजुअली जो फूड होता है ना, फूड इज मेनली अ कार्बन सोर्स। फूड क्या होता है? मेनली जो है कार्बन सोर्स है, ठीक है। कोई सा भी आप फूड अगर आप याद करोगे, जो भी चीज़ें आप लोग खाते हो, तो उसमें मतलब मेनली जो चीज़ होती है वो क्या होती है? कार्बन होती है। क्या हुआ? बताओ बताओ।
क्या इसमें क्या समझ दिक्कत हो रही है, बताओ बताओ। चलो ठीक है। हाँ, तो फूड जो है वो मेनली क्या है, कार्बन का सोर्स है, ठीक है। और ये जो कार्बन सोर्स है ना, ये जो कार्बन सोर्स है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सिंपल कार्बन सोर्स, अल्कोहल भी कार्बन सोर्स में आएगा। हाँ हाँ, उसमें बल्कि आपको तो अल्कोहल पढ़ने के लिए भी आएगा अभी, आपको तो अभी ये भी पता चलेगा कि कौन है। वो तो H2O में बनती है। अल्कोहल H2O होती है, मतलब पानी ही शराब है। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो? ये सब तो बहुत अच्छे से पता ना कि पानी में मिला करके पीना होता है। चलो ठीक है। तो अच्छा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक तो सिंपल कार्बन सोर्स से कुछ फूड ड्राइव होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बन सोर्स से होते हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो फूड का सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म उसको इनटेक कर रहा है उसके पास प्रॉपर एक सेपरेट ऑर्गन होगा या नहीं होगा टू ब्रेक डाउन। मतलब जैसे सिंपल कार्बन सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। प्लांट्स जो फूड बना रहे हैं ना वो किससे बना रहे हैं, CO2 से बना रहे हैं। मेन जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है वो CO2 है, उसके बाद फिर H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल वो चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन जो क्योंकि कार्बन का जो सोर्स है ना वो क्या है, CO2 है। समझ में आ रहा है अभी। और कॉम्प्लेक्स सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स जो भी आप खाना खा रहे हो, मतलब जैसे प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, कार्बन होगा। फैट हो गए, उसमें भी क्या होगा, कार्बन होगा। अभी आप अल्कोहल बोल रहे थे, उसमें भी कार्बन ही है, ठीक है। और अल्कोहल के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कार्बोनेट्स कंपाउंड में, ठीक है। आपको तब ये समझ में आ जाएगा कौन सा अल्कोहल होता है जो कि ड्रिंक्स में मिलता है, ठीक है। ऐसा है। हाउ टू मेक अल्कोहल? नहीं, बनाने के लिए वो नहीं बताएंगे आपको, आपको ये नहीं बताएंगे कि उसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो इनके ऊपर डिपेंड, जो सिंपल कार्बन सोर्सेज के ऊपर डिपेंड हैं ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड ऑन सिंपल कार्बन सोर्सेज फॉर देयर फूड आर दी ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। हम लोग अभी न्यूट्रिशन जब आगे और समझेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे उस चीज़ को वहाँ पे। अभी के लिए इतना समझ लो कि कार्बन सोर्स, फूड क्या होता है, कार्बन सोर्स है, ठीक है। और कार्बन सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। और सिंपल वाले यूजुअली प्लांट्स यूज़ करते हैं और कॉम्प्लेक्स वाले जनरली एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। दूसरी जो चीज़ है वो है रेस्पिरेशन। Respiration. So respiration is a process in which oxygen is taken. हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं फॉर व्हाट, भाई न्यूट्रिशन से आपको, हाँ न्यूट्रिशन से क्या मिला, फूड मिला, ठीक है। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, जब आप लोगों ने खाना खाया तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको वो मिले, चाहे वो प्रोटीन हुआ, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, चाहे जो भी, ठीक है, वो आपकी बॉडी में अलग अलग जगहों पे चला जाएगा। तो फिर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक ऑक्सीजन या फिर ऑर्गेनिजम्स टेक ऑक्सीजन take oxygen from outside for breakdown of food, ठीक है। अच्छा, जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑक्सीजन की हेल्प से, इसका मतलब फूड का हो क्या जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। सो इसका मतलब ये प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना है, ठीक है। सो ब्रेकडाउन ऑफ फूड
तो इसको हम लोगों ने बोल दिया ये ऑक्सीडेशन हो गया एंड रिलीज ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन हुआ, ये जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है ये किस चीज के लिए हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड किस चीज के लिए हो रहा है? फॉर जनरेशन ऑफ, फॉर जनरेटिंग एनर्जी या फॉर मेकिंग एनर्जी। एनर्जी जनरेट करने के लिए ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है ये कहाँ पे यूज़ होगी? फॉर सेलुलर नीड्स, फॉर सेलुलर नीड्स। आपके शरीर के अंदर आप जितना भी काम वाम कर रहे हो, आपकी कोई ना कोई मसल्स ही उसके पीछे वर्क कर रही है। मेनली कौन वर्क कर रहा है? कुछ मसल्स हैं जो कि उसके पीछे काम कर रही हैं। बात समझ में आ रही है अभी? तो वो जो मसल्स उसके पीछे काम कर रही हैं, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो अपना कहाँ से आ रही है? वो आ रही है आपके ब्रेकडाउन ऑफ फूड से। समझ में आ गया अभी? जिसको आपने ऑक्सीडेशन बोला। फटाफट ज़रा यहाँ तक नोट डाउन करो। आप लोग ये देखो कि हमारी सेलुलर नीड्स के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो रेस्पिरेशन में जो हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया उससे फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन हुआ, हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है ये। मतलब जो हमने खाना खाया था उससे न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट हो, लिपिड्स हो, वो सब आपके पेट में एक्सट्रैक्ट होंगे और पेट के अंदर वहाँ पे जो भी ब्लड है उससे होते हुए पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे चले जाएंगे, इवन ब्रेन तक चले जाएंगे। ठीक है। फिर जब आप सांस ले रहे हो तो ये जब सांस ले रहे हो तो उससे ऑक्सीजन जो है ये आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे जा रहा है, और जब वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे पहुंच रहा है फिर उसका ब्रेकडाउन कर रहा है वो जो भी आपके फूड पार्टिकल्स आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में है। बात समझ में आ रही है? और इसी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी सफिशिएंट हो सकता है कि आपके पास बहुत एनर्जी हो, बट अगर आप सांस नहीं लोगे ना तो हो सकता है कि फेंट होकर के गिर जाओ। कुछ लोग असेंबली हॉल में होता है ना, वो प्रेयर कर रहे थे और खड़े खड़े गिर गए। उसका रीज़न क्या हुआ कि सांस तो ले रहे थे बट जो ब्रेन पे जो फ्लो हो रहा था ना ऑक्सीजन का वो उतना सफिशिएंट नहीं हो रहा था, इस वजह से वहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन रेट कम हो गया। ठीक है। और इसीलिए जब किसी को चक्कर उक्कर आते हैं ना तो उसको सबसे पहले उल्टा ही लटकाया जाता है, मतलब उसको लिटा देते हैं पैर ऊपर करके। उसका मतलब मेन यही है कि उसको जिसको भी अगर चक्कर आ रहे हैं ना ऐसे तो उसको लिटाते हैं, ठीक है, और पैर ऊपर कर देते हैं, मतलब पैर को या फिर ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं या फिर ऐसे थोड़ा ऊपर करके रेज कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ ज़्यादा बनता है। हाँ, नहीं। अच्छा, तो अभी रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि इसका फंडा है क्या? ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद अब अगर हम लोग देखें कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक तो हो गया आपके यूनिसेलुलर और एक हो गया मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, अच्छा यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल बताओगे आप लोग? यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल्स आप बताओ जरा। हाँ, पैरामीशियम, चलो मैं एटसेट्रा लिख रहा हूँ, मतलब आप लोगों को पता है। ठीक है, हाइड्रा हो गया। अच्छा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चलो ठीक है, आपने ह्यूमन बोल दिया, ह्यूमन हो गया या फिर डॉग्स हो गए या फिर कोई भी ऐसा। ठीक है, एटसेट्रा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर में आएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, प्लांट्स भी क्या आएंगे? मल्टी सेलुलर में आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी हम लोग जब उसकी बात कर रहे थे लिविंग और नॉन लिविंग की, तो एक टर्म अपना रह गया है
वायरस। और अभी क्योंकि मुझे याद आया इसलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो वायरस क्या होता है मालूम है? हाँ सर, बॉडी के बाहर नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर लिविंग, हाँ, वायरल स्टेट बोलते हैं। तो जो वायरस है इसकी एक अलग ही खासियत है कि ये तभी लिविंग होता है जब ये किसी होस्ट सेल के ऊपर होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट है ना, अगर इन्वायरमेंट में ऐसे ही घूम रहा है, तो ये जो भी हमने लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस देखे उनमें से कुछ नहीं कर रहा है। और क्योंकि उनमें से ये कुछ नहीं कर रहा है, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने ये बताया कि इसका मतलब ये उस कंडीशन में क्या है, ये डेड है। आ रही बात समझ में? और जब ये किसी होस्ट सेल के ऊपर आ रहा है तब ये वहाँ पे मतलब एनर्जी भी गेन कर रहा है और फिर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है? तो और जो फंक्शंस हैं उनको कर रही है। तो इसका मतलब कि जब ये किसी होस्ट सेल के ऊपर आ रहा है तब ये लिविंग है, और जब ये इंडिपेंडेंट है और किसी के ऊपर भी नहीं है तब ये क्योंकि कोई सी भी लाइफ प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन में है? डेड कंडीशन में, मतलब नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब वायरस नॉन लिविंग भी होता है और लिविंग भी होता है। और लिविंग कब होता है? जब ये किसी होस्ट सेल के ऊपर होता है। होस्ट सेल के ऊपर मतलब जैसे किसी इंसान में कोई वायरस आ गया तो अब वो वायरस जिंदा है, ठीक है? और जैसे वो इंसान से बाहर निकलेगा तो वायरस ख़त्म, ठीक है? वायरस ख़त्म का मतलब ये नहीं कि वो मर गया, मतलब उसकी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो कहीं और पहुंच जाएगी, किसी दूसरी बॉडी के ऊपर पहुंच जाएगी, तो फिर वो वायरस दोबारा जिंदा हो जाएगा, ठीक है? तो ये होता है वायरस के लिए। आपको ये ध्यान रखना है, आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन है इसलिए मैंने आपको बता दिया अभी। सर वायरस हेटेरोट्रोफ होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा फिर ये, ठीक है? वायरस के लिए अलग से कर लेना, ठीक है? अच्छा, तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और हम लोग किस में आ रहे हैं? मल्टी सेलुलर में आ रहे हैं। अब बात ये है कि आप लोगों ने न्यूट्रिशन किया, रेस्पिरेशन किया, अल्टीमेटली रेस्पिरेशन के बाद आपको मिला एनर्जी, ठीक है? और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको है। अब क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि एक ही सेल है और एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही न्यूट्रिशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, वही रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वही एक्सक्रीशन भी करेगा। तो क्योंकि वो बहुत मतलब सिंगल है, बहुत छोटी सी बॉडी है उसकी, तो इस वजह से यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस होती हैं ना, वो मोस्टली होती हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। किसकी हेल्प से होती हैं? डिफ्यूज़न की हेल्प से होती हैं। तो ये इसकी खासियत है कि यूनिसेलुलर में जो लाइफ प्रोसेस है वो डिफ्यूज़न से होता है। अच्छा, डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है डिफ्यूज़न? जिसमें कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव करेगा। अच्छा, इसको ज़रा समझ भी लो कैसे होता क्या है ना। जैसे मान लो ये कोई सेल है, यूनिसेलुलर है, आप जूम करके मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मान लो कि आप देख रहे हो और आपको कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ठीक है ना? तो एग्जैक्टली इसमें होगा क्या कि जो भी इसके अंदर से सब्सटेंस, जो मान लो अगर इसके अंदर अगर रेस्पिरेशन होना है ना, ठीक है, तो जो भी इसने फूड का इंटेक किया, ठीक है, वो इसकी बॉडी से इसके अंदर गया और उसकी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में फैल जाएगा वो। जैसे आप पानी के अंदर एक इंक की ड्रॉप छोड़ते हो, जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, ठीक है, कि एक पानी में एक इंक की ड्रॉप को छोड़ दो तो ड्रॉप, जो इंक की ड्रॉप होती है धीरे धीरे फैलती है ना पूरे ग्लास में। तो सिंपल डिफ्यूज़न इज़ दैट कि आपने एक पानी में एक इंक के ड्रॉप को छोड़ा और वो पूरे ग्लास में धीरे धीरे करके फैल गई। ऐसा एज्यूम कर लो कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आपने एक दूध का बूंद डाला तो वो धीरे धीरे करके फैल जाएगा ना पूरे में। तो वो प्रोसेस क्या है? डिफ्यूज़न है। सेम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के आसपास जैसे ही फूड आएगा ना, ठीक है, तो वो उसके बॉडी के किसी भी एक पार्ट से एंटर करेगा, ठीक है। हो सकता है कोई स्पेशल जगह हो सकता है कि वो कहीं से भी एंटर कर सकता हो, उसके अंदर एंटर करेगा और वो पूरी बॉडी में जो भी फूड होगा वो डिफ्यूज़ हो जाएगा।
समझ में आ गया अभी डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूज़न तो नहीं हो रहा है, मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे तो डिफ्यूज़न ही है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी अगर आप माइक्रो लेवल पे देखोगे तो वहाँ पे भी लास्ट में डिफ्यूज़न ही होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन्स की अपनी एक अलग से कवरिंग है। मतलब जैसे हार्ट है तो हार्ट की अपनी एक कवरिंग है, लंग्स है उसकी अपनी एक कवरिंग है, ठीक है। अब आपने सोचा आपने खाना खा लिया, बट लंग्स की कवरिंग उसको एंटर ही नहीं करने दे रही है लंग्स के अंदर, तो कहाँ से एनर्जी मिलेगी हमारे लंग्स को? बात समझ आ रही है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो डिफरेंट पार्ट्स तक जाने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़ी बॉडी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बड़ा है, उसकी अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो अपने पास लाइफ प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो हमको ये समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ substances from one place inside the body to other parts। यहाँ पे प्लेस का पार्ट लिख दो, ज़्यादा सही लगेगा। पार्ट, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो लंग्स हैं आपके, लंग्स से ऑक्सीजन जो है ये अदर पार्ट्स तक जा रहा है, थ्रू आउट द बॉडी जा रहा है, थ्रू आउट द बॉडी। दूसरा क्या कि स्टमक से फूड जो है वो आपके थ्रू आउट द बॉडी जा रहा है, थ्रू आउट द बॉडी। बात समझ में आ रही है? एटसेट्रा लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है ये आपकी बॉडी में हर एक पार्ट से जनरेट हो रहा है, और फिर वो वापस चाहे वो किडनी पे आ रहा है और चाहे वो मतलब किडनी पे आ रहा है, मतलब जो पूरी बॉडी से जनरेट होता है वेस्ट वो किडनी में आता है और फिर किडनी से बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है अभी? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, खासकर उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स। हाँ बताओ। लोग पत्थर भी खाते हैं क्या? तो उनको पत्थर कैसे होते हैं? नहीं, ये तो पत्थर कैसे खा सकते हैं, मतलब पत्थरी हो सकती है। कैसे हो जाती है? पत्थर आ रहा है, एक बेसिक सोच है कि बस सोचने का तरीका गलत है। नहीं, क्या पता सोच भी रही हो कि ये पत्थर खाया होगा, हो सकता है ऐसा। लेकिन सुनो, होता क्या है ना कि अब आपको ना थोड़ा वो समझा दो। अरे क्या हो गया? सॉरी, तो क्या हो गया है? अच्छा सुनो, इधर ध्यान दो ज़रा। होता क्या है, जैसे आप लोग घर में मतलब आप लोग सरकारी शौचालय यूज़ करते हो कभी? रिस्पेक्टफुली यूज़ करते हो, मतलब अच्छा सरकारी शौचालय यूज़ करते हो आप लोग है? नहीं, मेरे कहने का मतलब एक बार करके देखो, क्या पता किसी जगह पे अच्छे हो, लेकिन मैं कई जगहों पे मैंने देखा है कि वहाँ पे कंडीशंस बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, आपका जो क्वेश्चन है ना इसमें उसका रिप्लाई है। हाँ, तो आपने देखा होगा यूजुअली जो सरकारी शौचालय हैं वहाँ पे बहुत मतलब जो पॉट्स हैं वो बहुत ही गंदे हो रखे होते हैं।
इतने गंदे हो रखे होते हैं कि शायद अगर उनको कोई एक बार साफ़ करने के लिए भी जाएगा ना, जो भी वहाँ पे सफाई कर्मचारी होंगे, वो एक बार में उसको साफ़ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना गंदा होता है। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे जो लोग जा रहे होंगे वो लोग कुछ ऐसा केमिकल या फिर ऐसा कुछ पत्थर तो लेकर जा नहीं होंगे कि उन्होंने वहाँ पे उसको घिस दिया और उसको चिपका करके आ गए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। टॉयलेट ही करके आए होंगे ना। ठीक है, तो जब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कुछ हार्ड यूरिन कहीं पे अगर रिपीटेडली गिरता रहे तो वो वहाँ पे कैसा स्ट्रॉन्ग लेयर फॉर्म कर देता है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इंसान की बॉडी के अंदर भी सेम चीज़ हो रही है। और इसीलिए जब किसी को स्टोन होता है ना, किडनी स्टोन, खासकर किडनी स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है कि भाई साहब पानी ढंग से पीना। ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है। तो ये नहीं होता कि वो जो स्टोन बना है वो स्टोन की वजह से बना होगा, नहीं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ जो हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स जनरेट होते हैं वो कहीं पे स्टोर्ड रहे, ठीक है, और उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाया बार बार, ठीक है, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे डिपॉजिट होकर के स्टोन की तरह बन जाते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस में स्टोन हो सकता है कि बॉडी में चला जाता हो, बट मुझे नहीं लगता कि फिर वो मतलब अगर किसी ने खाने के साथ पत्थर खा दिया मान लो अगर गलती से, और वो सीधे किडनी में जा करके बैठ गया, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे स्टमक से हो करके किडनी तक जाना स्टोन का, तो मतलब वो पूरी बॉडी से होकर के गया है। फिर समझ में आ रहा है? अभी इस चैप्टर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि कोई स्टोन खा ले और वो किडनी स्टोन बन जाए। अच्छा, यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन तक समझ में आ गया पूरा। इसके बाद जो था अपना वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज व्हाट? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट। ठीक है, तो इसको आप लिख दोगे प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम organism's body is known as excretion। ठीक है, अच्छा मेरे को थोड़ी भाई स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोग ज़रा इसका ध्यान रखना, अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है, नहीं अभी नहीं हो रखा है गलत, लेकिन कहीं पे हो रखा होगा तो आप अपने हिसाब से जरा देख लेना उसको। ठीक है, अच्छा तो एक्सक्रीशन का मतलब अभी तक देखो ट्रांसपोर्टेशन को आप लोग अच्छे समझ गए कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वेस्ट प्रोडक्ट ही तो बचेगा अब, जिसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अच्छा ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे कैसे एक्सक्रीशन में तो समझ लो, ये एक्सक्रीशन में जो बार बार आप लोगों का अगर हंसी आती है ना, तो वो क्योंकि आप लोगों का दिमाग बस एक ही जगह जा रहा है, एक या दो जगह जा रहा है। लेकिन एक्सक्रीशन इज़ ऑल्सो, जो आप लोग टीयर्स होते हैं ना, जो आपके आंसू आ रहे होते हैं, वो भी प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है। जो स्वेटिंग हो रही होती है वो भी एक्सक्रीशन में आता है। ठीक है, फिर जो 2 नंबर या 1 नंबर हो गया वो हुआ। ठीक है, वो भी मेनली तो वही है एक्सक्रीशन। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, और उसको भी मतलब न्यूट्रिशन के साथ साथ उसको पढ़ लेंगे। लेकिन प्रॉपर एक्सक्रीशन टॉपिक के अंदर जो आप लोग एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हो वो ये है कि आपकी पूरी बॉडी में जो वेस्ट जनरेट हुआ, कौन सा वेस्ट? जब फूड का ब्रेकडाउन हुआ उससे आपको एनर्जी मिली, अब उससे जो बाय प्रोडक्ट जो बचा हुआ है, एक तो CO2 था, CO2 बाहर निकल गया, ठीक है, सांस लेते हुए, बाकी जो उसके जो कुछ केमिकल रिमेन्स अभी बचे हुए हैं वो आपके ब्लड और वाटर के थ्रू होते हुए कहाँ पे आ जाएंगे? किडनी में आ जाएंगे, और किडनी से फिर उसको एक्सक्रीट किया जाएगा। ठीक है, जब लोग दवाइयाँ भी खाते हो ना, तो दवाइयाँ भी आपकी पेट में एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, और फिर वो आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाती हैं। जैसे मान लो अगर आपने सर दर्द की दवाई खाई, ठीक है, तो 10 से 15 मिनट लगेंगे ना सर दर्द को ठीक होने में। उस बीच में क्या हुआ होगा? उस बीच में वो जो दवाई आपने खाई वो आपके स्टमक में गई, स्टमक में जो भी उसकी साइड लाइन्स थी उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया,
फिर वो ब्लड में मिला और वो ब्लड आपके बॉडी के हर एक पार्ट में गया हुआ है। तो हो सकता है कि कोई एक पेन किलर आपने मांगी थी पैर दर्द के लिए, हो सकता है कि हाथ का दर्द भी ठीक हो गया हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो पेन किलर में जो भी केमिकल था वो तो अब आपके ब्लड से होते हुए पूरी बॉडी में गया ना फिर। ठीक है, अच्छा जब उसने अपना काम कर दिया तो अब उस मेडिसिन के जो केमिकल्स थे वो आपके बॉडी के उस लोकेशन पे अभी हैं। ठीक है, अब वो क्या होंगे, पानी के साथ मिलेंगे, फिर वो किडनी पे आएंगे और किडनी उनको सेपरेट करेगी। ठीक है, और इसका मतलब फिर वो जो केमिकल्स हैं वो यूरिन के थ्रू होते हुए बाहर चले जाएंगे। अब आप समझो, तो जो आपका जो स्टोन वाला डाउट था ना, वो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि वो जो दवाई थी ना, जब उसका इंटेक किया तो वो पहले मतलब पूरे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई होगी, फिर वो बॉडी में गई होगी और लास्ट में फिर वो बॉडी से इकट्ठा होकर के यूरिन पे आई, मतलब किडनी पे आई होगी। समझ में आ रहा है अभी? तो अगर कोई बार बार वाटर का इंटेक ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा डिपोजिशन होना नॉर्मल हो सकता है।